आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी के पन्ने पलटने वाले हैं जिनकी कहानी मतलब किसी बॉलीवुड की मसाला फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक रही है। बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो गलतियों, त्रास्तियों और फिर एक शानदार कमबैक का दूसरा नाम बन गया है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त के। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो उनकी लाइफ के हर उतार चढ़ाव को बहुत करीब से दिखाते हैं, हर एक पहलू को। दो सबसे बड़े सितारों के घर जन्म लेना, फिर नशे की अंधेरी दुनिया में खो जाना, माँ को खोने का दर्द, और वो 1993 के बम धमाके और टाडा का भयानक दौर। हाँ, जेल की सलाखें, और फिर मुन्ना भाई बनकर लोगों के दिलों पर दोबारा राज करना। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं की एक टाइमलाइन बताना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान इतनी बार टूटकर मतलब कैसे जोड़ सकता है। वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने संजय दत्त को बनाया, बिगाड़ा और फिर से एक नई शक्ल दी। सही में उनकी कहानी अपने आप में एक केस स्टडी है। बिल्कुल, कि इंसान कैसे गिरकर बार बार उठ सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 29 जुलाई 1959 इंडिया के दो सबसे बड़े फिल्मी सितारे सुनील दत्त और नरगिस दत्त के घर एक बेटे का जन्म होता है, संजय दत्त। उन्होंने चांदी के चम्मच के साथ जन्म लिया था। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ वो विरासत में मिला था। लेकिन कहते हैं ना, जिन कंधों पर उम्मीदों का बोझ सबसे ज्यादा होता है वो अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। और यहाँ पर उनकी माँ नरगिस का रोल बहुत बहुत अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा। सोर्सेस बताते हैं कि नरगिस संजय को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो उन्हें अपनी दुनिया कहती थी। और संजय के लिए भी उनकी माँ ही सब कुछ थी। हाँ, एक तरह से नरगिस उनके लिए एक इमोशनल शील्ड, एक कवच की तरह थी जो उन्हें बाहर की दुनिया की कठोर सच्चाई से बचाकर रखती थी। एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, जब किसी बच्चे की परवरिश ऐसे माहौल में होती है जहाँ उसे कभी न सुनने को नहीं मिलता, तो क्या ये उसे आने वाली मुश्किलों के लिए कमजोर नहीं बना देता? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल बना देता है। इसे इमोशनल कुशनिंग कहते हैं। अच्छा। जब आपको हर मुश्किल से बचा लिया जाता है तो आप रेजिलियंस यानी कि गिरकर संभलने की कला वो सीख ही नहीं पाते। सही। संजय दत्त का अपनी माँ पर पूरी तरह से निर्भर होना इसी का एक बड़ा उदाहरण है। उनका पूरा भावनात्मक सहारा उनकी माँ थी। और जब ये सहारा अचानक हट जाता है तो इंसान का बिखरना तय होता है। और ये सहारा हटा भी तो किस वक्त पर? साल था 1981। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी। हाँ, रॉकी रिलीज होने वाली थी। हर तरफ पोस्टर लगे थे। पूरा देश एक नए स्टार के जन्म का इंतजार कर रहा था। और रिलीज से ठीक 3 दिन पहले उनकी मां नरगिस का पैंक्रियाटिक कैंसर से निधन हो गया। कहते हैं कि वो अपने बेटे की फिल्म के लिए थिएटर में एक सीट खाली छोड़ गई थी। सोचकर भी अजीब लगता है, ये सिर्फ एक माँ की मौत नहीं थी, ये संजय दत्त के लिए दुनिया का अंत था। उस एक पल में उनका वो कवच वो टूट गया, वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया। बस 22 साल के थे वो। 22 साल का एक लड़का जो स्टार बनने वाला था वो अचानक अनाथ जैसा महसूस करने लगा। और इसी खालीपन को भरने के लिए उसने एक बहुत खतरनाक रास्ता चुना, नशा। माँ के जाने का गम इतना गहरा था कि संजय दत्त उस दर्द से भागने लगे और भागकर पहुंचे ड्रग्स की दुनिया में। और सोर्सेस बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी लत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो खतरनाक से खतरनाक ड्रग्स लेने लगे थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में जो बात कही वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो नशे के इतने आदी हो गए थे कि अगर उन्हें ड्रग्स ना मिले तो शायद वो अपनी ही गर्दन काट लें। सोचिए किस हद तक। और जब वो रिहैब गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में 23 अलग अलग तरह के ड्रग्स के अंश मिले थे। ये दिखाता है कि वो किस अंधेरे में थे। ये एक क्लासिक एस्केप मैकेनिज्म है, मतलब दर्द से बचने का तरीका। जब इमोशनल पेन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो इंसान उसे सुन करने के लिए किसी बाहरी चीज का सहारा लेता है। ड्रग्स उनके लिए उस अकेलेपन और माँ की यादों से भागने का एक टेम्पररी सोल्यूशन बन गया था। एक तरह से खुद को ही मिटा देने की कोशिश। हाँ, ताकि कुछ महसूस ना हो। इस पूरे अंधेरे दौर में एक इंसान था जो चट्टान की तरह खड़ा रहा, उनके पिता सुनील दत्त। बिल्कुल। वो एक पिता के तौर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। रात रात भर जाग कर अपने बेटे को ढूंढना, उसे इस दलदल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करना। और आखिरकार उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। संजय को अमेरिका के एक रिहैब सेंटर भेज दिया। यहाँ सुनील दत्त का किरदार सिर्फ एक पिता का नहीं, एक संरक्षक का है। वो उस दौर में ये समझ गए थे कि नशा सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी है। और उस समय समाज में इन चीजों के बारे में बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़े। उनका ये कदम संजय की जिंदगी का पहला और शायद सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट था।
अगर वो ये ना करते तो शायद आज हम ये कहानी सुनाने के लिए यहाँ नहीं होते। और क्या जबरदस्त वापसी थी, कमाल की। रिहैब से लौटने के बाद संजय दत्त ने बॉलीवुड में एक तूफान ला दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर के दर्द और गुस्से को अपनी एक्टिंग में चैनल कर रहे थे। हाँ, नाम फिल्म का वो गाना चिट्ठी आई है आज भी लोगों को रुला देता है। क्या ये उनकी अपनी जिंदगी का दर्द था जो पर्दे पर दिख रहा था? बिल्कुल। नाम फिल्म में उनका किरदार एक ऐसे नौजवान का था जो भटक गया है और घर लौटना चाहता है। ये तो उनकी असल जिंदगी से इतना मिलता जुलता था। हाँ, कि लोगों ने किरदार से नहीं सीधे संजय दत्त से कनेक्ट किया। और इसके बाद साजन, सड़क, खलनायक, एक के बाद एक हिट्स, वो उन्हें सुपरस्टार बना दिया। वो अब सिर्फ नरगिस और सुनील दत्त के बेटे नहीं थे, वो अपने दम पर एक सेंसेशन बन चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि सबसे बुरा दौर वो पीछे छूट गया है। वो अब एक मैच्योर एक्टर बन चुके थे, एक सुपरस्टार। लेकिन शायद उनकी कहानी का सबसे बड़ा तूफान तो अभी आना बाकी था। साल 1993 मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए और पूरा देश दहल गया। और इस मामले की जांच में एक नाम सामने आया, संजय दत्त। ये उनकी जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। उन पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगे और उन्हें टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हमें ये याद रखना चाहिए कि टाडा कोई मामूली कानून नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था, जो उस समय के सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जाता था। और इसके तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन था। तो जब एक फिल्म स्टार का नाम इसमें आया तो ये बहुत बड़ी, बहुत शॉकिंग खबर थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल फिनोमेना हुआ। उस समय उनकी फिल्म खलनायक ब्लॉकबस्टर हुई थी, है ना? हाँ, जिसमें वो एक एंटी हीरो बने थे। और अब असल जिंदगी में भी उन पे खलनायक होने के आरोप लग रहे थे। मीडिया और जनता के लिए उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज वो एक दूसरे में घुल मिल गई। ये एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल, इसे पर्सोना एंट्रैपमेंट भी कह सकते हैं। जब आपकी पर्दे की छवि इतनी मजबूत हो जाए कि लोग और शायद आप खुद भी असल और नकल में फर्क करना बंद कर दें। सोर्सेस इस बात पर जोर देते हैं कि उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप कभी साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने भी उन्हें टेररिस्ट नहीं माना, लेकिन अवैध हथियार रखने का आरोप साबित हुआ। फिर भी जैसा कि अक्सर होता है, जनता की अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी। उस दौर के अखबारों को देखे तो एक बात साफ नजर आती है, उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक और मुश्किल दौर शुरू हुआ, जेल। जेल का अनुभव किसी भी इंसान को तोड़ सकता है, और वो तो एक सुपरस्टार थे। बिल्कुल। सोर्सेज में उनकी पहली रात का जिक्र है जब उन्हें एक ऐसी कोठरी में रखा गया जहां सिर्फ सफेद मटमैली दीवारें थीं। वो संजय दत्त द सुपरस्टार से कैदी नंबर 1656 बन गए थे। और बाद में जब वो यरवदा जेल गए तो उन्हें कागज के लिफाफे बनाने का काम मिला, जिसके लिए उन्हें ब्रिम के 60 रुपए मिलते थे। ये वो दौर है जहां इंसान का असली कैरेक्टर टेस्ट होता है। जब आपसे नाम, शोहरत, पैसा सब छीन लिया जाता है, तब आप असल में क्या हैं वो सामने आता है। और संजय दत्त ने इस दौर का इस्तेमाल खुद को फिर से बनाने में किया। हाँ, जेल की लाइब्रेरी उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। 300 से ज्यादा किताबें, ये तो कमाल की बात है। उन्होंने गीता, रामायण, कुरान, बाइबल जैसे कई धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े। एक इंसान जो कभी अपनी भावनाओं से भागने के लिए ड्रग्स ले रहा था, अब वो ज्ञान और आध्यात्म में सुकून ढूंढ रहा था। ये बदलाव अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ये टूटना नहीं था, ये खुद को गढ़ना था। उन्होंने बाद में कहा भी, जेल ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे गढ़ा है। उन्होंने जेल में रहते हुए अपने शरीर पर भी काम किया और अनुशासन सीखा। ये उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। पहला था ड्रग से बाहर आना, और दूसरा था जेल की सजा को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स की तरह इस्तेमाल करना। और जब वो बाहर आए तो किस्मत ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2003 एक फिल्म आई, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। मुन्ना भाई सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कल्चरल फिनोमेना था। सही में इसने संजय दत्त को एक रिडेम्पशन आर्क, मतलब प्रायश्चित का मौका दिया। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि गांधीगिरी वाली बात ने सिर्फ मुन्ना भाई को नहीं, बल्कि असल जिंदगी में संजय दत्त को भी एक नैतिक सहारा दिया। अच्छा। लोगों को लगा कि जो इंसान पर्दे पर इतनी अच्छाई और जादू की झप्पी फैला रहा है, वो दिल से बुरा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक पब्लिक परसेप्शन को बदलने का मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। उनकी खलनायक की छवि पूरी तरह से धुल गई और वो सबके प्यारे मुन्ना भाई बन गए। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। 2008 में उन्होंने मान्यता दत्त से शादी की।
वो 2 जुड़वा बच्चों इकरा और शहरान के पिता बने। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी कहानी में हैप्पीली एवर आफ्टर वाला चैप्टर आ गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने टाडा केस में अपना अंतिम फैसला सुनाया और उनकी सजा को बरकरार रखा। उन्हें अपनी बाकी बची सजा काटने के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। सोर्सेज उनकी जेल जाने से पहले की रात का बहुत मार्मिक वर्णन करते हैं। जब वो अपने छोटे छोटे बच्चों से विदा ले रहे थे, बच्चे उन्हें पकड़कर बैठे थे और वो उन्हें चूम कर कह रहे थे, पापा जल्दी वापस आएंगे। एक पिता के लिए शायद इससे मुश्किल पल कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस बार जेल जाने में एक बहुत बड़ा फर्क था। बिल्कुल, ये उनके जीवन का अंतिम इम्तिहान था और इस बार वो एक बदले हुए इंसान के तौर पर जेल गए। पहले वो डरे हुए थे, सिस्टम से लड़ रहे थे। इस बार उन्होंने सजा को स्वीकार किया और उसे पूरा करने गए। ये उनके व्यक्तित्व में आए ठहराव और मैच्योरिटी को दिखाता है। वो अब भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपनी गलतियों का सामना कर रहे थे। जेल से लौटने के बाद लगा कि अब सारी मुश्किलें खत्म। लेकिन 2018 में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। उन्हें स्टेज 3 फेफड़ों के कैंसर का पता चला। ये खबर सुनकर ऐसा लगा कि क्या इस इंसान की जिंदगी में परीक्षाओं का कोई अंत नहीं है? और उन्होंने इसे भी एक लड़ाई की तरह ही लिया। उन्होंने इलाज करवाया और इस जंग में भी जीत हासिल की। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी जिंदगी फिल्मों की तरह है, लास्ट सीन तक सस्पेंस रहेगा, लेकिन हीरो कभी हार नहीं मानेगा। और उन्होंने ये करके दिखाया। संजय दत्त की कहानी को देखें तो ये एक सबक की तरह लगती है। जिंदगी आपको कितनी भी बार गिराए, मैटर ये करता है कि आप उठ कर खड़े होते हैं या नहीं। बिल्कुल। नशे की लत, माँ बाप को खोना, जेल की सजा, जानलेवा बीमारी, उन्होंने सब कुछ देखा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। उनकी कहानी में गहरा मैसेज छिपा है। गलतियां हर किसी से होती हैं, कुछ छोटी, कुछ बहुत बड़ी। सही बात है। लेकिन उन गलतियों से सीखना, उनकी सजा भुगतना और फिर एक बेहतर इंसान बनकर समाज में वापस आना ही असली जीत है। उनकी जिंदगी सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है। नहीं, बल्कि गिरने, संभलने और फिर से उठ खड़े होने की एक असाधारण मिसाल है। ये उम्मीद की कहानी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी इंसान की पहचान उसकी सबसे बड़ी गलतियों से होनी चाहिए, या उन गलतियों के बाद सब कुछ झेल कर वापसी करने के उसके कभी न हार मानने वाले जज्बे से?